हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th के सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होने वाला है। देखो बच्चों, आपके इस अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल की वेटेज तो आपको पता है 20 मार्क्स की है, जिसके अंदर 12 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल यानी कि प्रोजेक्ट के हैं और 8 मार्क्स का है वाइवा। इस वीडियो के देखो 2 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मेनली तो बताऊंगा कि वाइवा में आपको कैसे किन बातों का ध्यान रख के 8 में से 8 नंबर लाने हैं, और दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। सबसे पहले शुरू करता हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की। देखो, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें आपने अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट में वैसे तो CBSE ऑप्शन देता है कि आप कोई भी 4 चीज़ें दिखा सकते हो। लेट से आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया होगा, या हो सकता है आपने रेशियोज़ एनालिसिस दिखाया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा। तो इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को तो देखो कंप्लीट कर रखा है। अब उस प्रोजेक्ट का, उस फाइल का 12 नंबर तो आप मान के चलो बिल्कुल 100% श्योर कि वो आपको मिल ही जाएंगे। तो 12 नंबर तो आपके पहले से बिल्कुल श्योर फिक्स हो गए। अब जो 8 नंबर का वाइवा होने वाला है, वो वाइवा बेसिकली CBSE गाइडलाइन के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट पर बेसिस रहता है। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो आप फाइल देते हो एक्सटर्नल एग्जामिनर को, उस प्रोजेक्ट पे वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछे, वो आपके टेक्निकली पूरे कोर्स में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में भी कवर करूँगा। लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रैक्टिकल है, जो मेनली आपका वाइवा है, तो आपको किन बातों का देखो ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, 1 या 2 नंबर कट जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अकाउंट्स में फाइनल स्कोर आ रहा है 99, 98 और पता चला 1 नंबर कहाँ कटा, सर प्रैक्टिकल में। तो देखो आपको किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो आपका 8 नंबर का वाइवा है, उसमें सिर्फ मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, उन पे फोकस करना। पॉइंट नंबर 1, आपका फर्स्ट लुक, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल अच्छे से प्रेस्ड रेडी करके रखो, अपने शूज़ बिल्कुल प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रखो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रूम में एंटर कर रहे हैं तब उस समय अपने जूते पीछे से पैंट से पहुंचते हैं, साफ़ करते हैं। तो ये सब बातें टीचर या कहीं ना कोई एग्जामिनर नोटिस कर सकता है। तो आप बिल्कुल अपने आप को नीट एंड क्लीन, अपने बाल जो भी आपके हैं उसको बिल्कुल शॉर्ट या क्रिस्प अपने हिसाब से, मतलब एक वेल मैनर्ड तरीके से लगने चाहिए। अपना आउटलुक बिल्कुल अच्छा रखना है आपको। तो फर्स्ट आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पर, वो अच्छा लगे। उसके अंदर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। जब आप रूम में एंटर करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को अगर लेके जाते हो, उसको लेफ्ट हैंड में रखो, होल्ड करो अच्छे से, कॉन्फिडेंटली टीचर को ग्रीट करो। उसके बाद वो आपको बोलेगा सिट डाउन, तो बैठो। आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। चाहे अंदर ही अंदर देखो ये नेचुरल है, आपको बहुत डर लग रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा पता नहीं अब क्या होने वाला है, और वो फीलिंग आएगी, पर आपको ये प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को कि आप कॉन्फिडेंट हो एटलीस्ट। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एक तो प्रिपरेशन से और थोड़ा सा ऑनेस्टी से। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखना। और दूसरी चीज़ एक और, एग्जामिनर को जो भी आप बात बोलो, जो भी आंसर दो, उसमें आई कांटेक्ट ज़रूर बनाकर रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर कुछ पूछ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, शर्मा रहे हैं, या फिर ज़बान से शब्द नहीं निकल रहे, और वो रीज़न क्या होता है, आप नीचे देख रहे हो। तो वो गलती नहीं करनी, आप कॉन्फिडेंस से अपने आंसरों को देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो आपको ये बोलूँगा, आपका पूरा वाइवा सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो। 100% कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट, चाहे कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस 100% रखना है। तीसरी चीज़, ऑनेस्टी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है और आपने उसमें जो जो चीज़ें यूज़ करी हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो स्पेशली वैसे पॉइंट 4 में भी है। यानी कि आपको अपना प्रोजेक्ट बहुत थॉरो होना चाहिए। क्योंकि देखो एग्जामिनर जब पहले ही आपकी फ़ाइल लेगा, देखो होगा क्या, वो आपकी फ़ाइल लेगा, आपसे नाम पूछेगा, बैठाएगा, फाइल आपकी खोलेगा, देखेगा कुछ अच्छा, ओके ये है वो है, वो तो मुझे पता है आपने सबने चेप के बना रखा है, लेकिन आपने क्या चेपा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। ऑर्डर पता होना चाहिए। मान लो उसने ये पूछ लिया कि बताओ आपने प्रोजेक्ट में पहले कौन सी रिपोर्ट दिखाई है, पहले आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, या रेशियोज़ में पहले कौन से शो करे हैं। अब पता चला आपने तो पूरा ही चेप रखा है, आपको यही नहीं पता मैंने करा क्या। तो चेप के प्रोजेक्ट कर लिया, दैट इज़ ओके।
लेकिन उस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करो, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए किस पेज पर क्या है, या मैंने किस फ्लो में प्रोजेक्ट बनाया है और वो कर क्या रहा है प्रोजेक्ट, वो दिखा क्या रहा है उस कंपनी में, अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मतलब उसको बिल्कुल एज ए अपना बिजनेस समझ के एक बार रीड ज़रूर कर लो अपने प्रोजेक्ट को वाइवा में जाने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑनेस्टी से सारे जवाब देने, ऑनेस्टी इज़ द की। मैं बोलूँगा 90% ऑनेस्टी रखनी है। थोड़ा बहुत ब्लफ करना भी पड़े तो कर देना, लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू वो पूछ ले, लेट से उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो एकदम आपको इंस्टेंटली क्लिक नहीं कर रहा, तो सोचने का ड्रामा करना, इधर उधर नीचे देखने की चक्कर मत पालना। आप सिंपल बोलना कि सर आई डोंट नो दिस आंसर, तो वो ऑटोमेटिकली अपना क्वेश्चन बदल लेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अगर आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे ना, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बिलीव मी। अगर उसने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 7 क्वेश्चन पूछे हैं और आपने एक आंसर नहीं भी दिया तो मार्क्स नहीं कटेगा। सिर्फ आप कॉन्फिडेंटली ना बोलना, क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तलवार की नोक पे या चाकू की नोक पे या बंदूक की नोक पे कोई हमसे भी आज कोई क्वेश्चन पूछ ले, 10 क्वेश्चन फटाफट बताओ जी, तो कई बार हम भी नहीं बता पाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, तो इट इज़ नॉर्मल। लेकिन हाँ, आंसर देना वो बड़ी बात है, वो बड़ी क्वालिटी है। तो आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लुक है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके जाना है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की प्रेजेंटेशन, बैठने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका, बोलने का लहजा, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी है, नहीं आता तो नहीं आता, जो आता है वो अच्छे से बताओ ना, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट ज़रूर गो थ्रू कर लेना। तो ये तो हो गया वो बातें जो आपको 8 नंबर के लिए काफ़ी हद तक प्रबल दावेदार बना देंगी। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर वो क्वेश्चंस जो पूछेगा वो क्या पूछ सकता है। तो पहले तो वो बताता हूँ जो सबको पता है, ऑब्वियसली जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या तो रेशियोज़ चैप्टर से, जिसमें आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी प्रोजेक्ट में रेशियो हैं या जितने भी आपके कोर्स के अंदर रेशियोज़ हैं, सबके फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना। एफ मतलब फॉर्मूले बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। वो एकदम से पूछ लेगा डेट इक्विटी रेशियो का बताओ, इसका आइडल रेशियो बताओ क्या होता है, करंट रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, ये सब चीज़ें तुरंत पूछ लेगा। इनके सिग्निफिकेंस ज़रूर पढ़ लो। तो आपके कम से कम ये समझ लो 20 to 30% मार्क्स तो रेशियो के क्वेश्चनों के वाइवा के कवर हो जाएंगे। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में सबने बनाया होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप सिर्फ जो मैंने थ्योरी लिखवा रखी है शुरू की, वो अच्छे से पढ़ लो, 1-2 लेक्चर जो हैं शुरू के, या आप कोई भी बुक जो फॉलो कर रहे हो उसको उठाओ, शुरू के 5 पन्ने पढ़ लो बस, और कुछ मत पढ़ना, बड़े क्वेश्चन मत करके सॉल्व करना। शुरू के 5 पन्नों में सिर्फ वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, जो क्या होते हैं, आपसे ये पूछेगा कि भैया एक्टिविटीज़ बता दो, ठीक है, 3 एक्टिविटी सबको पता है, और फिर वो पूछ लेगा कि ये क्या है, ये कौन सी एक्टिविटी है, या बोलेगा इस एक्टिविटी के 2 एग्जाम्पल बताओ। बस आपका यही क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक्टिविटी देकर उसके 2 एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, या एग्जाम्पल देकर कहेगा भाई डिविडेंड पेड बताओ कौन सी एक्टिविटी है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, किसी फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का उदाहरण दे देगा, या आप ही की प्रोजेक्ट वाली कंपनी का नाम उठा लेगा कि भाई ABC मोटर लिमिटेड ये मोटर बनाती है, बताओ इसने इंटरेस्ट रिसीव करा कौन सी एक्टिविटी है। तो घबरा मत जाना, तुरंत आंसर करने हैं। तो इसीलिए शुरू के 5 पन्ने पढ़ लो, मेनली कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अंदर आपसे ये पूछता है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो स्टार्ट करूंगा, जिसमें पूरे कोर्स में से बाकी भी तो चैप्टर्स है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें क्या पूछेगा वो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में ध्यान से देखना। तो देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये पार्ट ऑफ द वीडियो बड़े ध्यान से देखना, पेशेंस से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे शब्द जो एक एक निकलेंगे इस वीडियो में, इस पोर्शन में, हो सकता है कल आपसे एग्जाम में वही पूछ ले, और इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्वेश्चन पूछेगा क्या आपका एग्जामिनर। देखो, इस पूरे सिलेबस के अंदर हम 4 मेजर चंक्स बना लेते हैं, या 8 मेजर चंक्स बना लेते हैं, सॉरी। सबसे पहले क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से क्या पूछता है। देखो, आप ये भूल जाना जब आप वाइवा की तैयारी कर रहे हो कि इसमें कोई आपसे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है, या दिमाग में कैलकुलेशन करवाने वाला है कि चलो भैया अब ये रहा, ये मैंने ओरली बता दी फिगर, ये पार्टनर है, ये है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं पूछेगा। आप इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, और मैं तो इतना श्योर हूँ आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखवाए हैं उनको गो थ्रू कर लो बस। आपसे क्या पूछ सकता है फंडामेंटल्स में, पार्टनरशिप के फीचर्स पूछ सकता है कि बताओ उस फीचर के अंदर का कोई एक पॉइंट आपसे निकलवा के पूछ सकता है। उस पॉइंट को ट्रू या फॉल्स के रूप में आपसे पूछ लेगा कि भाई सबसे
ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है बताओ जल्दी से, तो आप कहना म्यूचुअल एजेंसी। या मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो तुरंत बता देना 2 हो सकते हैं। या पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न है, तो हाँ। तो इस तरह से मतलब आपको फीचर्स पे फोकस करना है। अच्छा, फॉर्मूलों की बात करूँ तो आईओसी या आईओडी सिंपल बेसिक फार्मूले पूछ सकता है, वो उसका हक है फार्मूले पूछने का अगर उसका मन कराएगा तो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको दे देगा, ये वो है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछना है तो वो गारंटी के टाइप्स पूछ लेगा कि कितने तरह की गारंटी होती है, बस। इससे ज़्यादा आपसे कुछ ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं। इसी तरह जो आपका दूसरा चैप्टर है गुडविल, गुडविल में सिंपल है, आप फॉर्मूले पढ़ लेना। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बड़ा वाइवा में पूछा जाता है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। उनको ज़रूर पढ़ लेना। वो एकदम से आपसे क्वेश्चन डाल देगा कि आपकी कंपनी है एबीसी मोटर लिमिटेड, तो भाई बताओ इसकी लोकेशन कैसे अफेक्ट करेगी इसकी गुडविल को, तो तुरंत गुडविल चैप्टर का लोकेशन का फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल को एक बार जल्दी से देख जाओ, वो आपसे पूछ लेगा। इसके बाद ये वाला जो चंक है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर, इन चैप्टरों की आपको सिंपल बेसिक थ्योरी पढ़नी है। इसमें पार्टनर के कोई राइट पूछ सकता है कि एडमिशन कैसे होता है, कोई पार्टनर मना कर दे तो हो सकता है या नहीं हो सकता। रिटायरिंग पार्टनर का राइट पूछ लेगा, परसेंट पूछ लेगा कि वो छोड़ के गया तो कितने % देना है जी, 6% देना है। डेथ हो गया तो सेक्शन 37 वाला एक पढ़ लेना है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इन 3 चैप्टरों को तो आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो। वाइवा में इससे कुछ भी आपसे अंदर की डिटेलिंग ज़्यादा नहीं पूछेगा, चिंता मत करना। उसके बाद डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में हो सकता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कोई आपसे वाइवा पे क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो एक चीज़ फोकस कर लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। 90% ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों से, जब मैंने उनसे पूछा तो यही पूछता है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म एंड बोर्न बाय द पार्टनर की जर्नल एंट्री सुना दो, तो बस आपको याद होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जर्नल एंट्री जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, उस पर फोकस करना, वो आपसे पूछ सकता है। बाकी कुछ नहीं, बाकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है, क्यों बनाते हैं, वो अगर पूछे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ से जो अगला चंक है चैप्टर का, वो थोड़ा सा रिलेवेंट है क्योंकि वो कंपनियों से रिलेटेड है। ऊपर तो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप का क्या प्रोजेक्ट से लेना देना, प्रोजेक्ट तो हम कंपनी का बना रहे हैं ना, तो नीचे का चंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब शेयर्स है, अब इसमें थ्योरी जितनी भी है वो पूछ तो कुछ भी सकता है लॉजिकली, तो आप कोशिश करना इनमें उन थ्योरीज पे फोकस करना जो मैंने स्पेशली करवाई है। मैं फिर भी लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, देखो ईसॉप क्या होता है ये पूछ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है इसके यूटिलाइजेशन बताओ, ये पूछ सकता है। इसके 5 यूटिलाइजेशंस होते हैं, ये पूछ सकता है। कोई भी एक मतलब इसमें से आपसे पूछ सकता है कि ऐसा होता है या नहीं होता। कैपिटल रिजर्व का ऐसा फॉर्मूला पूछना या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मिनिमम रीइशू प्राइस क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना चैप्टर के बीच के से। कॉल इन अरियर क्या होता है, कॉल इन अरियर का इंटरेस्ट कितने % है आपको कंपनी को देना पड़ेगा, 12% है। कॉल इन एडवांस का कितना % है कि देना पड़ेगा, सॉरी, तो 12% है। कॉल इन अरियर का कितना है लेने का, तो 10% है, ये पूछ सकता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर्स के अंदर पूछ सकता है। एंट्रियाँ एज सच नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है कंपनी के फीचर्स वो सब पढ़ लेना। मतलब आप एक भाव समझो कि इस चैप्टर के शुरू के जो 5-6 पन्ने हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर चैप्टर के शुरुआत की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पिक होता है। सेम वे डिवेंचर, डिवेंचर में तो देखो वाइवा वाले के पास क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। टाइप्स ऑफ डिवेंचर में बहुत सही सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप वो टाइप, उसका मीनिंग बताओ, जीरो कूपन बॉन्ड क्या है ये पूछ सकता है ना। कोलेट्रल वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाते हैं, ये सब इस तरह के आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन डिवेंचर से पूछ सकता है। फिर सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है कंपनियों के एंगल से वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो वो 3rd बुक से आता है, और क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट है तो इस पर तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। 1 या 2 क्वेश्चन तो इस पर ज़रूर बनेंगे। अब इसमें आपसे ऑब्वियसली बैलेंस शीट के हेड्स, सब हेड्स या P&L का कोई हेड, सब हेड का एक आइटम, वो तो मैं मान के ही चल रहा हूँ आपको याद करने हैं, क्योंकि वैसे भी पढ़ना है और वैसे भी पढ़ना है, वो पूछ सकता है। लेकिन जो इसमें थ्योरेटिकल वाला एंगल है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, इनका कोई छोटा सा एक थ्योरी का क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। क्योंकि कंपनी का आप ये बनाते भी हो, एनालिसिस करते भी हो, तो एनालिसिस के टूल्स वो पूछ सकता है, रेलिवेंट होता है। बाकी इसमें सॉल्व कुछ नहीं कराएगा, तो वो आप निश्चिंत रहना। तो जब आप इन पूरे चैप्टरों का रिवीजन करो वाइवा के लिए स्पेशली,
तो बस सिर्फ कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लो, या तो जो मैंने लिखवाए हैं वो सफिशिएंट भी हैं, और बुक से आप अपनी बुक से कोई भी बुक है उसमें शुरू के थ्योरी को बस गो थ्रू कर लो। पता होना चाहिए 1 नंबर का एक ओरल आंसर देना है, तो आपको ऐसे कोई लिखना नहीं है, तो रटना मत, बस समझ लो वो पूछेगा तो क्या देना है। तो ये पूरा आपके सिलेबस में से पूछ सकता है। चलो तो वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन एंड करने से पहले आपको बेस्ट विशेस आपके प्रैक्टिकल के लिए। और एक चीज़ जाने से पहले बोल देता हूँ, आई एम 100% श्योर, और आप भी अपने मन में विश्वास रखना कि आपके मार्क्स कटेंगे कहीं नहीं, और अगर कुछ कटेंगे भी तो वो मैक्सिमम सिर्फ 1 नंबर कटेगा। और वो भी क्यों कटेगा? अगर आपने थोड़ा सा या तो अपनी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ही अतरंगीपना कर दिया, एग्जामिनर थोड़ा सा मायूस हो गया आपको देखकर, आपकी चाल ढाल देखकर, या आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल आप बोल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल चुप बैठे हो, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज भी हो अपनी नॉलेज में, बस झलकाना मत उस बात को, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना, आंसर यस है, आता है तो बताना अच्छे से, नहीं आता तो भी बताना कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, वो नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट बताना, वो 7 की जगह 9 पूछ लेगा, लेकिन आप आंसर करना, तो उसकी टेंशन मत लेना, नंबर नहीं कटेगा। तो कॉन्फिडेंटली जाना, अपनी प्रिपरेशन अभी से कर लो और अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा फोकस करो, और एंड में सिर्फ कुछ मत करना, ज़्यादा पैनिक जब भी हो रहे हो, लगे कि एंजाइटी बढ़ रही है, तो सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खोलना, प्रोजेक्ट फाइल, उसको ऐसे 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 गो थ्रू करते रहना, है ना। क्वेश्चन वो उसी में से पूछेगा, दैट्स इट। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, अच्छे से अपना प्रैक्टिकल देना, और वीडियो शेयर तो करी दी होगी, कमेंट भी ज़रूर करके मुझे बताना कि कैसी लगी, और वाइवा के बाद भी बता सकते हो कि वाइवा में आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा, सो दैट जिनका वाइवा होने वाला है उनको और हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।